आज की आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में भी आज भी मैं आपको जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट करूँगा और आपको प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताऊँगा। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कि एक डाकुओं की एक टोली है और वह एक तत्काल जो कि मृत्यु की धमकी दे करके किसी लोहार को एक घर का जो ताला है उस ताले को तोड़ने के लिए विवश करती है और वह व्यवस्था का जो कारण होता है वो यह होता है कि डाकू उसमें प्रवेश कर सकें। तो इस प्रकार यदि कोई लोहार कार्य करता है डाकुओं की टोली के द्वारा विवश किए जाने पर तो क्या यह कार्य अपराध की परिभाषा में आएगा? तो ऐसा कार्य अपराध की परिभाषा में नहीं आएगा। आईपीसी का सेक्शन 94 लागू होगा जो यह कहता है कि यदि मृत्यु की धमकी दे करके किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए विवश किया गया है तो ऐसा कार्य अपराध नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ए बी की जो है ए है वह बी की जेब में हाथ डाल करके उसमें रखे रुपए लेने का प्रयास करता है लेकिन जेब से कुछ नहीं मिलता, तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो इसमें भी हम कहेंगे कि ए ने धारा 511 के अंतर्गत अपराध कारित करने का प्रयास किया है। अब यह धारा 511 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि ए और बी घने जंगल में शेर का शिकार करते हैं। शिकार भी किसका? शेर का। जब ए मचान पर बैठा हुआ होता है तब बी झाड़ियों के पीछे जाकर के ऐसी आवाज़ करता है कि ए को यह विश्वास हो जाता है कि वहाँ एक शेर है, लॉयन है। ए क्या करता है? अब गोली चलाएगा। इससे क्या हुआ? बी की मृत्यु हुई। ए ने अपराध किया या नहीं? तो ए ने अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका आशय बी को मारने का नहीं था। क्लियर? अब ए सद्भावना पूर्वक संदेह करता हुआ, संदेह भी कैसा कर रहा है? सद्भावना से। सद्भावना पूर्वक संदेह करता हुआ कि बी ने उसके घर क्या की है? चोरी। पुलिस को अपना संदेह बता देता है। बाद में पता चलता है कि ए के घर से चोरी का बी का कोई संबंध नहीं है। तो ए ने अगर अपराध किया तो वह कौन सा किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो ए ने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक संदेह किया था। उसका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था, बोनाफाइड इंटेंशन था। और जब कोई इंटेंशन बोनाफाइड हो, सद्भावना पूर्वक हो, उस स्थिति में हम किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। इस प्रकार से उसमें यह लागू नहीं होगा। अब समस्या आती है कि ए और बी एक बैंक लूटने का निश्चय करते हैं और उस आशय से जरूरी औजार और हथियारों का क्या करते हैं? एकत्रीकरण, यानी कि उन हथियारों को और औजारों को इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में ए शहर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है और ए का साथ बी का साथ नहीं देता। तो क्या ए ने कोई अपराध किया? तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ए का जो कृत्य है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। सेक्शन 120 ए और 120 बी आपराधिक षड्यंत्र की लागू उस पर होंगे। क्वेश्चन है कि ए अच्छी तरह यह जानते हुए कि ब्रेक नहीं है फिर भी कार को चला करके ले जाता है और उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। ए का कार्य
उतावलेपन का है या उपेक्षा पूर्वक कार्य करने का। तो हम ये कहेंगे ए का जो कार्य है यह उपेक्षा पूर्वक कार्य करने का है। और ए आईपीसी सेक्शन 279, 337, 338 और 304 का दोषी होगा। अब हमारी प्रॉब्लम है ए की बी से दुश्मनी थी। बी जब प्रातःकालीन भ्रमण पर गया तो ए ने अपनी कार से बी को इस आशय से टक्कर मारी कि उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन बी बच गया। ए ने क्या अपराध किया? ऐसी अवस्था के अंतर्गत हम कहेंगे ए ने बी की हत्या करने का प्रयास किया। सेक्शन 307 वहाँ पे लागू होगा। अब क्वेश्चन है हमारा, ए ने बी की हत्या तथा साक्ष्य को विलोपित करने का अपराध किया है, तो ए पर कौन कौन से सेक्शन लागू होंगे? तो ए पर यहाँ सेक्शन लागू होंगे धारा 300 और धारा 201। इस प्रकार से ये हमारा। अब एक क्वेश्चन आता है, मानव वध का अपराध अगर साबित हो गया है, कल्पेबल होमिसाइड मान लिया है, तो उस अवस्था के अंतर्गत न्यूनतम सजा क्या होगी? तो न्यूनतम सजा होगी मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं जुर्माना। अब क्वेश्चन है, एक जो अनपढ़ 8 वर्षीय युवक है अपनी मालिक की जेब से पार्कर पेन चुराया नया और उसका मूल्य 105 रुपये है उस पेन का। वह उसने बी को 3 रुपये में बेच दिया जो कि विद्यार्थी है और उसकी आयु 21 वर्ष है, वह एमए में पढ़ता है। तो क्या ए ने बी ने कोई अपराध किया? तो इसमें हम कहेंगे ए की समझ परिपक्व है और उसने चोरी की है, और बी ने चोरी की संपत्ति को जानबूझकर प्राप्त करने का क्या किया है? अपराध। तो यहाँ पर हम सेक्शन 83 डोली कैपेक्स जो 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, सेक्शन 379 चोरी का अपराध, सेक्शन 380 निवास गृह के अंतर्गत चोरी, और 411 चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, ये अपराध इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि उसने जब चोरी की है तो उसका कार्य सेक्शन 83 के अंतर्गत लागू नहीं होता। क्वेश्चन आता है, ए की अविवाहिता पुत्री एम जो 13 दिसंबर 1970 को पैदा हुई, अपने प्रेमी के साथ माता पिता की सहमति और उनकी जानकारी के बिना ही 13 दिसंबर व 14 दिसंबर 1986 की रात में 3 बजे जाने को राजी हो जाती है। उसकी सहमति से बी 15 दिन पश्चात उसके साथ इंटरकोर्स करता है। यदि एम एवं बी ने कोई अपराध किए हैं तो वे कौन कौन से अपराध हैं? अब हम इसमें करेंगे कि सबसे पहले बी ने आईपीसी का सेक्शन 363 के अंतर्गत विधिपूर्ण संरक्षकता में से अपहरण का अपराध किया है। अब आईपीसी सेक्शन 361 क्या कहता है? 18 वर्ष से कम आयु की बालिका को विधिपूर्ण संरक्षकता में से अपहरण करके ले जाना दंडनीय अपराध है। ऐसे मामले में बालिका की सहमति मायने नहीं रखती, क्योंकि संभोग का जो कृत्य किया गया है वह बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह एम जो 16 वर्ष से अधिक आयु की हो चुकी थी सम्मति से कारित किया था। और सेक्शन 375 कहता है कि 16 वर्ष से अधिक आयु की किसी स्त्री के साथ संभोग किया जाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वर्तमान में यह संशोधन कर दिया गया है, अब इसमें उम्र 18 वर्ष कर दी है
तो यहाँ पे जितनी भी 16 वर्ष की उम्र है वह 18 वर्ष की उम्र काउंट की जाएगी। तो ऐसा कार्य बलात् संघ की श्रेणी में आएगा। यहाँ पे ये हमको संशोधन करना है, क्योंकि लॉ है तो उसमें अमेंडमेंट होते हैं, और अमेंडमेंट के बिना कोई भी, यानी आप जीवन में भी जब तक परिवर्तन नहीं लाओगे आपका जीवन सफल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से विधि है, और विधि परिवर्तनशील है, डायनामिक कंसेप्ट है। लॉ इज ए डायनामिक कंसेप्ट। सैमनी क्या कहता है? विधि सतत और गतिशील है। तो इस प्रकार से हमने 16 से लेकर के एज को 18 किया, और वर्तमान में 18 का कंसेप्ट लॉ में है। अर्थात अगर 18 वर्ष से कम आयु की बालिका किसी कार्य के लिए अपनी सहमति देती है तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा में हम और नया जो ऑफेंस है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।